नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 14 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे। फिलॉसफी या दर्शन, ये शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि कोई बहुत भारी, बहुत एकेडमिक सी बात होने वाली है। हाँ, दिमाग में किसी प्रोफेसर की में जा जाती है। एग्जैक्टली जो बहुत मुश्किल शब्दों में कुछ समझा रहा है, लेकिन असल में ये हमारी आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से डील करता है। हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का मकसद क्या है और इस सब के बाद क्या होता है। बिल्कुल, और भारत में इस सवाल जवाब की जो परंपरा है वो हजारों साल पुरानी है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ फिलॉसफी और धर्म ये अक्सर एक दूसरे में घुले मिले से हैं। अच्छा। लेकिन जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, जैसे जैसे समाज ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता गया, मतलब राज्य बने, वर्ण व्यवस्था सॉलिड हुई, तब इन दार्शनिक स्कूलों के बीच की जो लकीरें हैं वो और गहरी होती गईं। मतलब पहले एक कॉमन स्ट्रीम थी जिसमें से फिर अलग अलग ब्रांचेस निकलने लगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसे परत दर परत समझते हैं। इससे पहले कि हम इन स्कूलों की इंटेलेक्चुअल लड़ाई में कूदें, पहले ये समझना जरूरी है कि इनका कॉमन ग्राउंड क्या था। मतलब ये सब किस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बता रहे थे। सोर्सेस के मुताबिक ज्यादातर स्कूल इस बात पर सहमत थे कि इंसान की जिंदगी के 4 मुख्य लक्ष्य होने चाहिए, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया। और ये पुरुषार्थ एक तरह से एक बैलेंस्ड लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये बहुत प्रैक्टिकल सोच थी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना है और दुनियादारी छोड़ देनी है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारतीय विचारकों ने माना कि इंसान की मटेरियल नीड्स भी हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, डिजायर्स भी हैं और एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंग भी है। एक पूरी जिंदगी इन चारों को एड्रेस करके ही बनती है। तो ये जिंदगी की एक एंशिएंट इंडियन टू डू लिस्ट जैसा है। चलिए इसके पहले आइटम पर आते हैं, अर्थ। यानी इकोनॉमिक मीन्स पैसा, सिक्योरिटी। आज की मिडिल क्लास लाइफ से तो इसे पूरी तरह रिलेट कर सकते हैं। सही बात है। एक अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब अर्थ ही तो है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं था। इसका मतलब था एक स्टेबल सोसाइटी और घर परिवार चलाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज को मैनेज करना। अच्छा, तो ये पर्सनल से ज्यादा सोसाइटल था। हाँ, काफी हद तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ पर्सनल वेल्थ के बारे में नहीं है। वो तो स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन सब के बारे में है। मतलब अर्थ एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है, एक थ्राइविंग इकोनॉमी जहां एक इंसान और उसका परिवार फ्लरिश कर सके। समझ गए, ये एक साधन था, अपने आप में मंजिल नहीं। एग्जैक्टली, ये एक फाउंडेशन था। सही बात है। एक पेट खाली है तो फिलॉसफी की बातें नहीं सूझती, तो अर्थ के फाउंडेशन पर ही बाकी की इमारत खड़ी होती है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, समाज में रहने के कुछ नियम भी होते होंगे। यहीं पर धर्म का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? प्रिसाइसली, धर्म। और ये शायद भारतीय दर्शन का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसका मतलब पूजा पाठ या रिलीजन तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सोशल ऑर्डर, एथिक्स, ड्यूटी, एक इंसान की जिम्मेदारियां। ये वो नैतिक ढांचा है जो समाज को एकजुट रखता है। सोर्स में जो वर्ण विभाजित समाज का जिक्र है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हर वर्ण का अपना एक अलग धर्म या कर्तव्य होता था। जैसे राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना। हाँ, और शिक्षक का धर्म ज्ञान देना। मतलब अर्थ अगर पर्सनल स्टेबिलिटी है तो धर्म सोशल स्टेबिलिटी है। ये एक तरह का मॉरल कंपस है जो कहता है कि आप अर्थ कमाइए, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर, करप्शन से नहीं, मेहनत से। और यही धर्म का डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ इसने समाज को एक फ्रेमवर्क दिया, स्टेबिलिटी दी, लेकिन दूसरी तरफ जब इसे जन्म के आधार पर रिजिड बना दिया गया तो यही धर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने का एक टूल भी बन गया। ये टेंशन तो आज भी भारतीय समाज में महसूस की जा सकती है। बिल्कुल। और यही धर्म अगले पुरुषार्थ यानी काम को रेगुलेट करता है। और काम यानी फिजिकल प्लेजर्स, लव, डिजायर। अक्सर लोग इसे सिर्फ सेक्स से जोड़ के देखते हैं, पर इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। अच्छा खाना, म्यूजिक, आर्ट, घूमना फिरना, हर वो चीज जिससे हमारी सेंसेस को प्लेजर मिले, वो काम के अंदर आती है। और इसके लिए काम सूत्र जैसे ग्रंथ लिखे गए, जो सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं बल्कि अ गाइड टू अ रिफाइंड एंड प्लेजरेबल लाइफ है। हाँ, ये भारतीय दर्शन का एक बहुत मैच्योर एस्पेक्ट है।
यहाँ मानवीय इच्छाओं को दबाया नहीं गया है, उन्हें डीमोनाइज नहीं किया गया है, उन्हें जीवन के एक जरूरी हिस्से के तौर पर स्वीकार किया गया है। The idea was that a life devoid of pleasure is an incomplete life. लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या काम को धर्म के अंडर रखने से उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई? मतलब क्या इससे प्लेजर को एक तरह से सेकंड क्लास गोल नहीं बना दिया गया, जिसे हमेशा मोरालिटी के चश्मे से ही देखा जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बैलेंस में है। फिलॉसफी ये नहीं कहती कि काम गलत है। वो कहती है कि अनब्राइडल काम, मतलब बिना किसी रोक टोक के जो काम है, वो विनाशकारी हो सकता है। अच्छा। तो धर्म एक गार्ड रेल की तरह है। वो कहता है कि अपनी डिजायर्स पूरी करो, लेकिन इस तरह कि उससे तुम्हारा या समाज का नुकसान ना हो। ये प्लेजर को सेकंड क्लास नहीं बनाता, बल्कि उसे सस्टेनेबल बनाता है। राइट। सोचिए, अगर कोई अर्थ और काम के पीछे बिना धर्म के भागे, तो वो समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। Exactly. समझ गई? तो अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों मिलकर इस दुनिया में एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफ जीने का तरीका बताते हैं। इन्हें त्रिवर्ग भी कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन चेकलिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम बाकी है, मोक्ष, यानी सैल्वेशन, मुक्ति, जन्म और मृत्यु के कांस्टेंट साइकिल से आजादी। और यही वो पॉइंट है जहां से असली फिलॉसफी यानी दर्शन शुरू होता है। अच्छा। हाँ, अर्थ, धर्म और काम, ये सब इस जीवन के लिए हैं, लेकिन मोक्ष इस जीवन मृत्यु के चक्र से परे जाने के बारे में है। और मोक्ष कैसे मिलेगा, इसी एक सवाल पर आकर सारे दार्शनिक स्कूलों में मतभेद शुरू हो गए। Here's where it gets really interesting. तो मंजिल सबको पता थी, मोक्ष, लेकिन गूगल मैप्स पर अलग-अलग रूट दिखने लगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ये सारी बहस एक चीज पर आके टिक गई, वेद। क्या वेद ही ज्ञान का एकमात्र और अंतिम सोर्स है? बिल्कुल। और इसी सवाल ने भारतीय दर्शन को क्रिश्चियन एरा की शुरुआत तक दो बड़े कैंप्स में बांट दिया, ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक और हेटेरोडॉक्स यानी नास्तिक। ये भारतीय फिलॉसफी का फंडामेंटल डिवीजन है। तो पहले ऑर्थोडॉक्स कैंप की बात करते हैं, जिन्हें आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। इन्हें हम ट्रेडिशनलिस्ट्स या बिलीवर्स कह सकते हैं, राइट? हाँ, कह सकते हैं। इनका मानना था कि वेद ही परम सत्य हैं, अ काइंड ऑफ सुप्रीम रिवील्ड स्क्रिप्चर। वेदों में जो लिखा है उस पर कोई सवाल नहीं, वो फाइनल है। मतलब एन अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। यस। इनके लिए वेद अपौरुषेय हैं, यानी किसी इंसान ने नहीं लिखे, ये डिवाइन है। ये इटर्नल ट्रुथ्स हैं जो ऋषियों ने सुने या देखे थे। तो वेदों की अथॉरिटी को मानना ही आस्तिक दर्शन की सबसे बड़ी पहचान है। और इनका कहना था कि मोक्ष का रास्ता वेदों में ही बताया गया है। हाँ, और हमें बस उसे फॉलो करना है। इस ऑर्थोडॉक्स कैंप के अंदर 6 मुख्य स्कूल आते हैं, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। अच्छा, तो ये 6 स्कूल कौन कौन से हैं? ये सब वेद को तो मानते हैं, पर क्या इनमें भी आपस में कोई मतभेद थे? बिल्कुल, मतभेद तो थे। ये 6 स्कूल असल में पेयर्स में काम करते हैं। पहला पेयर है न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक। हाँ, न्याय दर्शन, जिसे गौतम मुनि ने शुरू किया, ये पूरी तरह से लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस्ड है, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अच्छा, थियोरी ऑफ नॉलेज। राइट। ये कहता है कि वैलिड नॉलेज के 4 सोर्स हैं: परसेप्शन, प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस, अनुमान, कंपैरिजन, उपमान, और टेस्टिमोनी, शब्द। ये एक तरह से फिलॉसफी का साइंटिफिक मेथड डेवलप कर रहा था। मतलब ये तो वकीलों और जजों का दर्शन है, हर चीज का सबूत चाहिए। हाँ, कह सकते हैं। और वैशेषिक दर्शन, जिसे कणाद मुनि ने दिया, वो एक तरह से एंशिएंट इंडियन फिजिक्स और मेटाफिजिक्स है। फिजिक्स? हाँ, ये रियलिटी के नेचर को समझने की कोशिश करता है। इनका आइडिया था कि दुनिया की हर चीज परमाणुओं यानी एटम से बनी है। वाओ! तो न्याय बताता है कैसे जाने और वैशेषिक बताता है क्या जाने। इसीलिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं। फैसिनेटिंग। तो ये तो रियलिटी को बहुत साइंटिफिक तरीके से देख रहे थे। अगला पैर कौन सा है? अगला पैर है सांख्य और योग। सांख्य, जिसे कपिल मुनि से जोड़ा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। सबसे पुराना? हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये ड्यूलिस्टिक है। ये कहता है कि रियलिटी 2 चीजों से बनी है: पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस, द ऑब्जर्वर, और प्रकृति, मैटर, द ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड। पुरुष और प्रकृति। और सारा दुख तब होता है जब पुरुष खुद को प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। मोक्ष तब मिलता है जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि वो प्रकृति से अलग है। और योग?
वो तो आज के जमाने में एक फिटनेस स्टूडियो वाली चीज बन गया है। हाँ, लेकिन पतंजलि का योग दर्शन असल में सांख्य फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, तो सांख्य थियोरी है और योग प्रैक्टिकल है। एग्जैक्टली। योग बताता है कि इस नॉलेज तक कैसे पहुंचा जाए जिससे पुरुष और प्रकृति का भेद पता चले। इसके लिए वो अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो आसन आज फिटनेस का सिंबल है, वो असल में उस बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी का सिर्फ एक स्टेप है। सिर्फ एक स्टेप। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को एड्रेस किया गया है। और आखिरी पैर है मीमांसा और वेदांत। इन्हें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा, जिसे जेमिनी ने दिया, वो वेदों के रिचुअलिस्टिक पार्ट यानी कर्मकांड पर फोकस करता है। मतलब यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब। हाँ, इसका मेन आर्ग्यूमेंट था कि वेदों में बताए गए यज्ञ और रिचुअल्स को सही परफॉर्म करने से ही मोक्ष मिलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल और रिचुअल हेवी स्कूल था। और वेदांत, ये नाम तो बहुत सुना है। वेदांत या उत्तर मीमांसा, जिसका आधार बादरायण के ब्रह्म सूत्र हैं, वो वेदों के फिलॉसफिकल पार्ट यानी उपनिषदों पर फोकस करता है। तो ये रिचुअल से ज्यादा नॉलेज को इंपॉर्टेंस देता है। बिल्कुल। इसका सेंट्रल थीम है ब्रह्म, द अल्टीमेट रियलिटी, और आत्मन, द इंडिविजुअल सेल्फ के बीच का रिश्ता। इसी वेदांत से आगे चलकर शंकराचार्य का अद्वैता, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का द्वैत जैसे सब स्कूल्स निकले। ये भारतीय दर्शन का क्लाइमैक्स माना जाता है। वाओ! तो ऑर्थोडॉक्स कैंप में भी इतनी डाइवर्सिटी है। लॉजिक, फिजिक्स, साइकोलॉजी, रिचुअल, फिलॉसफी, सब कुछ है। पर इन सब में कॉमन थ्रेड ये है कि ये सब वेदों को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। प्रिसाइसली। अब आते हैं दूसरे कैंप पर। हाँ, द रेबल्स, द स्केप्टिक्स। द हेटेरोडॉक्स स्कूल्स या नास्तिक दर्शन। इन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया। इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को मानने से ही इनकार कर दिया। ये वो स्टूडेंट थे जो क्लास में हमेशा पूछते हैं, बट वाई? शो मी द प्रूफ। यहां नास्तिक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में नास्तिक का मतलब होता है एथियस्ट, जो भगवान को नहीं मानता। लेकिन इस फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में नास्तिक वो है जो वेदों की अथॉरिटी में विश्वास नहीं करता। न ति वेदो प्रमाणम यस्य सह नास्तिकः, यानी जिसके लिए वेद प्रमाण नहीं है वो नास्तिक है। एक मिनट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सो इट्स नॉट अबाउट बिलीफ इन गॉड, इट्स अबाउट बिलीफ इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। एग्जैक्टली, दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैन और बौद्ध दर्शन जो ईश्वर को उस तरह नहीं मानते जैसे ऑर्थोडॉक्स मानते हैं, वो नास्तिक दर्शन है प्योरली बिकॉज दे रिजेक्ट द वेदास। एग्जैक्टली, ये पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। उन्होंने मोक्ष पाने के लिए या तो ऑल्टरनेटिव रास्ते बताए, जैसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, महावीर ने त्रिरत्न का मार्ग दिखाया, या फिर रियलिटी को समझने का एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क दिया। हाँ, जैसा चार्वाक दर्शन ने किया। चार्वाक तो एक्सट्रीम मटीरियलिस्ट्स थे। उनका कहना था कि ये जीवन ही सब कुछ है, परसेप्शन ही एकमात्र प्रूफ है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बिल्कुल, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब ये कि हमारे सामने एक पूरा फ्रेमवर्क है। जिंदगी के 4 लक्ष्य हैं जिनमें मोक्ष सबसे बड़ा प्राइज है। और इस प्राइस तक पहुंचने के लिए 2 बड़े रास्ते बन गए। एक ऑर्थोडॉक्स रास्ता जो वेदों के पुराने ट्रस्टेड नक्शे पर चलता है और जिसके अंदर भी लॉजिक, मेटाफिजिक्स और प्रैक्टिस के 6 अलग-अलग लेन्स हैं। राइट। और दूसरा हेटेरोडॉक्स रास्ता जो कहता है कि ये नक्शा गलत है और वो अपना नया नक्शा खुद बनाता है। और इस बिगर पिक्चर को कनेक्ट करें, भारतीय दर्शन का पूरा लैंडस्केप इसी ऑर्थोडॉक्स वर्सेस हेटेरोडॉक्स की बहस पर खड़ा है। ये सिर्फ धर्म और रिचुअल्स की बहस नहीं है, ये अथॉरिटी, ज्ञान का सोर्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, और सत्य का स्वरूप क्या है, मेटाफिजिक्स, इन सब को लेकर एक सदियों पुरानी इंटेलेक्चुअल डिबेट है। और इस बहस की परंपरा, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, उसने भारतीय सोच को, समाज को, कल्चर को डीपली शेप किया है। हाँ, ये ओपन डिबेट का कल्चर ही भारतीय इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का कोर रहा है। ये तो बस एक फाउंडेशन है, एक ओवरव्यू। हमने बस सभी रास्तों के साइन बोर्ड्स पढ़े हैं।
असली मजा तो तब शुरू होगा जब हम इन हर एक स्कूल की गलियों में उतरेंगे और देखेंगे कि उनका यूनिक जीपीएस मोक्ष तक कैसे ले जाता है। और कैसे हर स्कूल जीवन के सबसे गहरे सवालों का अपना एक अलग तर्कपूर्ण जवाब देता है। ये भारतीय मन की गहराइयों में एक फैसिनेटिंग जर्नी है। आज हमने भारतीय दर्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा, लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक शुरुआत है। ये जानना कि 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन है एक बात है, पर ये समझना कि एक न्याय का तार्किक और एक वेदांत का ज्ञानी दुनिया को कैसे देखते हैं, या एक बौद्ध और एक जैन के लिए अहिंसा के मायने कैसे अलग हो जाते हैं, वो असली समझ है। सही बात है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम साइंस, डेटा और पर्सनल एक्सपीरियंस पर इतना रिलाई करते हैं, अथॉरिटी का क्या मतलब है? क्या हम सब अपने अपने जीवन में बिना जाने किसी न किसी ऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सांख्य स्कूल। ये इंडियन फिलॉसफी के जो 6 मेजर स्कूल्स हैं, उनमें से सबसे पुराना माना जाता है। और जहां तक मुझे याद है, इसके फाउंडर थे कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा था। बिल्कुल सही। और सांख्य शब्द का मतलब ही है गणना या एन्यूमरेशन। गणना मतलब काउंटिंग। हाँ, काउंटिंग। ये फिलॉसफी बेसिकली रियलिटी को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। सोचिए जैसे कोई डेटा साइंटिस्ट एक बहुत बड़े डेटा सेट को लेता है और उसे छोटे-छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स में तोड़ता है। एग्जैक्टली, पैटर्न्स ढूंढने के लिए। सांख्य के ऋषि भी वही कर रहे थे, पर उनका डेटा सेट ये पूरा यूनिवर्स था। वो रियलिटी के फंडामेंटल एलिमेंट्स को काउंट करके, क्लासिफाई करके समझना चाहते थे। अच्छा, तो ये एक तरह का एनालिटिकल अप्रोच हुआ ब्रह्मांड को समझने का, एक साइंटिफिक मेथड। लेकिन सोर्स में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसके 2 अलग-अलग फेज थे। हाँ, ओरिजिनल सांख्य और न्यू सांख्य। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं था, है ना? ये तो ऐसा लगता है जैसे एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी पहले एक एंटीवायरस प्रोग्राम बनाती है और फिर कुछ 100 साल बाद कहती है नहीं, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। मतलब इतना बड़ा शिफ्ट। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। चलिए पहले ओरिजिनल सांख्य की बात करते हैं, जो करीब 1st सेंचुरी एडी के आसपास का है। ये अपने समय से बहुत बहुत आगे था, क्योंकि ये पूरी तरह से रैशनल और मटीरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी था। मटीरियलिस्टिक 1st सेंचुरी में? ये तो सुनने में ही बहुत रेडिकल लगता है। मतलब उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि इस यूनिवर्स को बनाने या चलाने के लिए किसी डिवाइन एजेंसी, मतलब किसी ईश्वर या दैवीय शक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। वाह! उनके लिए ये यूनिवर्स एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम था, एक ऐसी मशीन जो अपने नियमों पर खुद चलती है। उसे चलाने के लिए बाहर से किसी सीईओ की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ प्रकृति या नेचर से अपने आप इवॉल्व होता है। हाँ, बिल्कुल। यही उनका कोर आइडिया था। ये तो कमाल है। उस जमाने में जब दुनिया भर में लोग हर चीज के लिए देवताओं को जिम्मेदार मानते थे, तब भारत में एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा था कि होल्ड ऑन, मे बी इट्स जस्ट फिजिक्स। एग्जैक्टली। तो फिर उनके हिसाब से ये दुनिया बनी कैसे? क्या एक्सप्लेनेशन था? उनके हिसाब से दुनिया अपने आप प्रकृति से बनी है। प्रकृति में ही वो सारी पोटेंशियलिटी है जिससे यूनिवर्स इवॉल्व होता है। हर चीज जो हम देखते हैं, एक तारा, एक पेड़, एक इंसान, वो सब प्रकृति का ही एक मैनिफेस्टेशन है। जैसे एक बीज में ही पूरा पेड़ बनने की क्षमता होती है, उसे उगाने के लिए किसी बाहरी जादू की जरूरत नहीं, बस सही माहौल चाहिए, पानी, मिट्टी, धूप, वैसा कुछ। बिल्कुल यही एनालॉजी है। ओरिजिनल सांख्य के लिए प्रकृति ही वो बीज है जिसमें सब कुछ बनने की क्षमता है। तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक नजरिया हुआ। फिर 300 साल बाद 4th सेंचुरी एडी में ऐसा क्या हुआ कि न्यू सांख्य ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया? अचानक इस कहानी में एक नया कैरेक्टर कहाँ से आ गया? हाँ, यहीं पर पुरुष की एंट्री होती है। पुरुष? न्यू सांख्य के विचारकों ने कहा कि सिर्फ प्रकृति काफी नहीं है। मैटर यानी पदार्थ अपने आप में इनर्ट है, लाइफलेस है। उसे एक्टिव करने के लिए, उसे एक डायरेक्शन देने के लिए कॉन्शियसनेस यानी पुरुष का होना भी जरूरी है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति अगर एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो पुरुष वो सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिसिटी है जो उसे ऑन करता है? ये एक अच्छी शुरुआत है, पर इसमें एक जरूरी बारीकी है। क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना? पर सांख्य में पुरुष और प्रकृति का रिश्ता इतना सहज नहीं है। पुरुष इस हार्डवेयर में, मतलब प्रकृति में, फंसा हुआ महसूस करता है। ओह।
उसका लक्ष्य इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के चक्कर से बाहर निकलना है, न कि इसे बेहतर तरीके से चलाना। और इसी पुरुष के जुड़ने से यह दर्शन मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल हो गया। समझिए, अब क्रिएशन सिर्फ अ डांस ऑफ मैटर नहीं रहा, बल्कि अ डांस ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस बन गया। बिल्कुल। दोनों दर्शनों में इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद क्या कोई ऐसी बात थी जो इन्हें जोड़ती थी? मतलब कोई कॉमन ग्राउंड? हाँ, एक बहुत ही फंडामेंटल कॉमन ग्राउंड था। दोनों का कोर बिलीफ एक ही था। इंसान के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, लैक ऑफ नॉलेज। अज्ञान। हम चीजों को जैसी हैं वैसी नहीं देख पाते। हम इस प्रकृति के खेल में उलझ जाते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। और दोनों ही मानते थे कि इस दुख से छुटकारा यानी सैल्वेशन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलेगा। जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है, जब तक कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक टेंशन रहती है, मिजरी रहती है। सही बात है। और एक बार वो आहा मोमेंट आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो वो टेंशन खत्म। बिल्कुल। समस्या कभी सवाल नहीं था, बल्कि हमारे पास जवाब का ना होना था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस ज्ञान का बेस क्या है? सोर्स कहता है कि ये स्कूल द्वैतवाद या डुअलिज्म में मानता है। इसका मतलब क्या हुआ? द्वैतवाद का मतलब है कि रियलिटी दो चीजों से बनी है जो अलग अलग हैं और इंडिपेंडेंट हैं। पुरुष और प्रकृति? हाँ, पुरुष यानी कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी मैटर। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। एक चेतना है, दूसरा पदार्थ। एक सब्जेक्ट है जो देख रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसे देखा जा रहा है। अच्छा। और इसी सेपरेशन को, इस फर्क को असलियत में समझना ही रियल नॉलेज का आधार है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक सच है और दूसरा भ्रम, जैसा कुछ और फिलॉसफीज में होता है? नहीं नहीं, यहाँ दोनों अपनी अपनी जगह रियल हैं। अच्छा, तो इस रियल नॉलेज तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये ज्ञान हासिल कैसे होता है? सोर्स में 3 तरीके बताए गए हैं और मुझे ये बहुत प्रैक्टिकल लगे। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं जिन्हें प्रमाण कहते हैं। प्रमाण? पहला है प्रत्यक्ष, परसेप्शन, यानी जो आप अपनी इंद्रियों से सीधे अनुभव करते हैं। जैसे? चाय गर्म है, ये छूने से पता चलता है। बिल्कुल। या बारिश की पहली बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती हैं तो जो सौंधी खुशबू आती है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस, जब आप एक चीज देखकर दूसरी चीज का अंदाजा लगाते हैं। जैसे दूर कहीं धुआं देखकर आप आग लगने का अनुमान लगाते हैं। हाँ, या आप ऑफिस में अपने बॉस के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाते हैं कि आज मीटिंग मुश्किल होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। वो भी एक तरह का अनुमान ही है। आपने उनकी नाराजगी को डायरेक्टली नहीं देखा, पर उनके हाव भाव से इन्फर किया। सही। और तीसरा है शब्द, यानी किसी भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी, जैसे वेदों में लिखी बातें या किसी एक्सपर्ट की कही बात। जैसे जब डॉक्टर कहता है कि आपको वायरल फीवर है तो आप मान लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स है। ये तो हम आज भी अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वी ऑब्जर्व, वी इन्फर एंड वी ट्रस्ट एक्सपर्ट्स। एक तरह से ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल है। चलिए पुरुष और प्रकृति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ मेल फीमेल एनर्जी से ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। पुरुष को प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चेतना माना गया है। ये पैसिव है, इसे बदला नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक साक्षी है, एन ऑब्जर्वर। एक साक्षी। वो एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस देखता है। जैसे ऑडियंस में बैठा कोई व्यक्ति जो स्टेज पर चल रहे नाटक को देख रहा है। वो नाटक का हिस्सा नहीं है, पर उसके बिना नाटक का कोई मतलब भी नहीं। तो पुरुष एक तरह से एक सीसीटीवी कैमरा की तरह है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है, पर कुछ कर नहीं रहा। वो कहानी का हिस्सा तो है, पर कहानी को बदलता नहीं, बस उसके होने का गवाह बनता है। बिल्कुल सही समझा। और दूसरी तरफ है प्रकृति, द एक्टिव प्रिंसिपल। हाँ, इसमें 3 गुण हैं: विचार, थॉट, गति, मूवमेंट, और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमेशा बदलती रहती है, क्रिएट करती है। तो यूनिवर्स का सारा एक्शन, सारा ड्रामा सब प्रकृति के कारण है। चेंज, क्रिएशन सब प्रकृति के डिपार्टमेंट में है और पुरुष बस शांत होकर देख रहा है। हाँ। ये तो एक स्टेरियोटिपिकल इंडियन फैमिली ड्रामा जैसा हो गया, जहाँ घर में सब कुछ हो रहा है, बच्चे लड़ रहे हैं, खाना बन रहा है, मेहमान आ जा रहे हैं और दादाजी आराम से अपनी कुर्सी पे बैठे सब देख रहे हैं बिना कुछ कहे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। और इसी थ्योरी को, इस डायग्नोसिस को प्रैक्टिकल रूप देता है योग स्कूल। अच्छा, यहाँ योग की एंट्री होती है। हाँ, अगर सांख्य थ्योरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सांख्य आपको बताता है कि रियलिटी का मैप क्या है और योग आपको बताता है कि उस मैप को यूज करके अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। तो अगर सांख्य ने पूरी प्रॉब्लम डायग्नोस कर दी कि पुरुष बेचारा प्रकृति के नाटक में फंस गया है,
तो योग उसका इलाज है? एग्जैक्टली, सांख्य ने बीमारी बताई, योग उसका इलाज सुझाता है। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। योग का मतलब हम यूनियन या जोड़ समझते हैं, लेकिन यहाँ तो गोल रिलीज या अलग होना है। ये पैराडॉक्स कैसा है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, योग का लक्ष्य है सल्वेशन, और वो तभी मिलेगा जब पुरुष यानी चेतना, प्रकृति यानी पदार्थ के बंधन से आजाद हो जाए। अभी हम अज्ञान की वजह से पुरुष और प्रकृति को मिला हुआ समझते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। योग इस गलत आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने का प्रोसेस है। अच्छा। ये पुरुष को ये रियलाइज कराने का तरीका है कि वो सिर्फ एक साक्षी है, प्रकृति का हिस्सा नहीं। तो यहाँ यूनियन का मतलब अपने सच्चे स्वरूप यानी पुरुष से जुड़ना है और प्रकृति से अलग होना है। समझ गई। इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और योग की फिजिकल टेक्निक्स का रास्ता बताया गया है। पतंजलि का योग सूत्र इसका मूल ग्रंथ है। मतलब योग सिर्फ आसन या एक्सरसाइज नहीं है, वो तो बस एक टूल है, एक गाड़ी की तरह। असली मकसद है मुक्ति। बिल्कुल। तो ये आजादी मिलती कैसे है? इसका कोई प्रैक्टिकल गाइड है? द फेमस 8 limbs ऑफ योगा। हाँ, इसे अष्टांग योग कहते हैं, यानी 8 अंगों वाला योग। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ओके। सबसे पहले आता है यम, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण रखना। उफ, जैसे हर 2 मिनट में फोन चेक करने की आदत को कंट्रोल करना। बिल्कुल। या जब गुस्सा आए तो चिल्लाने के बजाय शांत रहना। ये सबसे बेसिक डिसिप्लिन है। फिर है नियम, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। अपनी जिंदगी के लिए कुछ नियम बनाना और उन्हें फॉलो करना, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना या सच बोलना। आज की दुनिया में तो ये पहले 2 स्टेप्स ही एवरेस्ट चढ़ने जैसे लगते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल तो फोन की एक नोटिफिकेशन पर ही खत्म हो जाता है। हाँ, मुश्किल है, पर यहीं से शुरुआत होती है। तीसरा और बहुत क्रूशल स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर किसी एक चीज पर केंद्रित करने का निर्णय लेना। जैसे दुनिया में 1000 आवाजें हैं, पर आप सिर्फ एक आवाज पे फोकस करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में मुमकिन भी है, जहां हमारा पूरा जीवन ही ध्यान भटकाने के लिए बना है? सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, 24 घंटे न्यूज। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद इसीलिए ये प्रैक्टिसेस आज और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, फिक्सिंग द माइंड। उस चुनी हुई चीज पर अपने मन को टिकाना। मन भटकेगा, बार बार भागेगा, पर उसे प्यार से वापस उसी ऑब्जेक्ट पर लाना। फिर ध्यान। हाँ, जब मन टिकने लगे तो अगला स्टेज है ध्यान, कॉन्सेंट्रेटिंग। उस कॉन्सेंट्रेशन को गहरा करना, एक फ्लो स्टेट में चले जाना जहां आपको समय का पता नहीं चलता। और फिर समाधि। हाँ, आखिरी स्टेज है समाधि, मर्जिंग, जहां मन और वो ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं। मैं का भाव खत्म हो जाता है, देखने वाला और देखी जाने वाली चीज का भेद मिट जाता है। ये सुनने में बहुत प्रोफाउंड लगता है। समाधि तो बहुत दूर की बात है, हम तो यम पर ही फेल हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल और है। ओरिजिनल सांख्य तो ईश्वर को नहीं मानता था, पर योग में ईश्वर का जिक्र आता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। योग दर्शन में ईश्वर यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं है। अच्छा। यहाँ ईश्वर एक गाइड, मेंटोर या टीचर की तरह है। हाँ। वो एक आदर्श है जिस पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं ताकि आपका मन दुनिया की चीजों से हटे। तो ईश्वर में विश्वास एक सहायक टूल की तरह है? हाँ, द गोल रिमेन्स द सेम, टू मूव अवे फ्रॉम वर्ल्डली मैटर एंड अचीव दैट कॉन्सेंट्रेशन टू लिबरेट पुरुषा। तो ईश्वर यहाँ एक कोच की तरह है जो आपको डिसिप्लिन में रहने और अपने गोल पर फोकस करने में मदद करता है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टिल योर्स। ये बहुत ही एम्पावरिंग आइडिया है। एग्जैक्टली। द फोकस रिमेन्स ऑन द इंडिविजुअल्स एफर्ट। तो ये था सांख्य और योग स्कूल का एक गहरा विश्लेषण, जहां एक दर्शन हमें दुनिया का पूरा नक्शा देता है कि देखो ये पुरुष है, ये प्रकृति है और तुम यहाँ इस खेल में उलझे हुए हो। और दूसरा दर्शन उस नक्शे का इस्तेमाल करके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताता है, स्टेप बाय स्टेप। एक डायग्नोसिस है तो दूसरा ट्रीटमेंट, एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब न्याय स्कूल पर चर्चा करते हैं। जरूर। ये भारतीय दर्शन के सबसे दिलचस्प स्कूलों में से एक है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि जहां ज्यादातर दर्शन भक्ति या कर्मकांड पर जोर देते हैं, वहीं न्याय स्कूल का पूरा फोकस, मतलब सिंगल माइंडेड फोकस,
तर्क और लॉजिक पर है। बिल्कुल, इसका नाम ही न्याय है, मतलब नियम या पद्धति। तो ये लोग मानते थे कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष जैसी जो बड़ी-बड़ी गुत्थियां हैं, हाँ, वो किसी रहस्य की तरह नहीं है जिन्हें बस मान लिया जाए। उन्हें सही सोच और लॉजिक से सुलझाया जा सकता है। सही कहा। एक तरह से ये फिलॉसफी वाले शर्लॉक होम्स थे। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। उनके लिए मोक्ष पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो क्या था? वास्तविक ज्ञान हासिल करना, रियल नॉलेज। और ये ज्ञान अंधविश्वास से नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक तार्किक प्रक्रिया से आता है। अच्छा, इस स्कूल की नींव गौतम ने रखी थी, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा था। तो ये ज्ञान हासिल करने के लिए उनके टूल्स क्या थे? सोर्सेज में जिक्र है इन्फरेंस यानी अनुमान, हियरिंग यानी शब्द, और एनालॉजी उपमान। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो सुना, जो देखा और जो मिलता जुलता है, उन सबको मिलाकर सच तक पहुंचना। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर उन्होंने इसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया। ये सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं था। जैसे वो आग वाला उदाहरण है, वो उनके लॉजिक का क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, वो पहाड़ी और धुएं वाला। हाँ, वही। पहला स्टेप है प्रोपोजिशन, एक दावा। जैसे कि पहाड़ी पर आग है। बिल्कुल, ये एक दावा है। अब आता है दूसरा स्टेप, रीजन यानी कारण। क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। राइट, अब आपने एक सबूत दिया, लेकिन ये अधूरा है। सबसे जरूरी स्टेप तीसरा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। कि जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती ही है। एग्जैक्टली, ये एक स्थापित नियम है, रसोई से लेकर जंगल तक। तो आपने इन तीनों को जोड़ा और आपका आर्ग्यूमेंट एयर टाइट हो गया। ये तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज करते हैं, बस इतना फॉर्मली सोचते नहीं। हाँ, जैसे अगर दोस्त का फोन नहीं लग रहा और रात में वो किसी पार्टी में था, तो हम तुरंत इन्फर कर लेते हैं कि पक्का फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। बिल्कुल, ये वही न्याय वाला लॉजिक है। पर ये सिर्फ दर्शन तो नहीं था ना, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी था। अरे बहुत ज्यादा। ये सही ढंग से बहस करने और किसी भी बात की सच्चाई को परखने का तरीका था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी फेक न्यूज़ या गलत जानकारी को लेकर कितनी जागरूकता थी। अच्छा, तो उसे काउंटर करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया। हाँ, ताकि आप हर सुनी सुनाई बात पर यकीन ना कर लें। अब आते हैं ईश्वर के कॉन्सेप्ट पर। ये मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है क्या? कि लॉजिक और रीजनिंग पर इतना जोर देने के बावजूद ये लोग ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने ही बनाया है। देखिए, ये विरोधाभास लग सकता है, पर उनके नजरिए से ये भी लॉजिकल ही था। वो कैसे? उनका तर्क था कि हर चीज का कोई ना कोई कारण, अ कॉज, होना चाहिए। तो इतने बड़े और जटिल ब्रह्मांड का परम कारण, द अल्टीमेट कॉज, कौन हो सकता है? उनके तर्क के हिसाब से वो ईश्वर ही हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात दिलचस्प है, वो ये है कि ईश्वर सिर्फ क्रिएटर नहीं है, अच्छा, वो सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर भी हैं। यानी ब्रह्मांड को बनाने, उसे चलाने और अंत में उसका विनाश करने की सारी जिम्मेदारी ईश्वर की है। एक तरह से दी अल्टीमेट मैनेजर। यूनिवर्स बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसे एक्टिवली मैनेज भी कर रहे हैं। सही पकड़े। और ये उनके लॉजिकल फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठता है। उनका पूरा दर्शन व्यवस्थित तर्क और सोच पर ही आधारित था। ईश्वर का होना उनके लिए आस्था नहीं, एक लॉजिकल कंक्लूजन था। चलिए अब न्याय के इस लॉजिकल वर्ल्ड से निकलकर वैशेषिक स्कूल के फिजिकल वर्ल्ड में चलते हैं। ये स्कूल ब्रह्मांड को बहुत ही भौतिकवादी, मतलब फिजिकल नजरिए से देखता है। हाँ, इसे एक यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ, मतलब रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव दर्शन माना जाता है। इसके संस्थापक कणाद माने जाते हैं, जिन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा। और इनका फोकस किस पर था? इनका फोकस इस बात पर था कि ये दुनिया असल में किन चीजों से बनी है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। और उनका जवाब था 5 तत्व: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। हाँ, ईथर। ये पंचतत्व वाला कॉन्सेप्ट तो आज भी भारतीय संस्कृति में कितना गहरा बसा हुआ है। लोग कहते हैं शरीर 5 तत्वों से बना है और उसी में मिल जाएगा। बिल्कुल। इन भौतिक तत्वों को उन्होंने द्रव्य कहा, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। मतलब? उन्होंने यथार्थ यानी रियलिटी को और भी कई श्रेणियों में बांटा, जैसे एक्शन यानी कर्म, एट्रीब्यूट यानी गुण, जीनस यानी सामान्य। ये तो काफी टेक्निकल हो गया। हाँ, पर बेसिकली वो दुनिया को समझने का एक बहुत ही एनालिटिकल, लगभग वैज्ञानिक तरीका अपना रहे थे। हर चीज को उसके फंडामेंटल पार्ट्स में तोड़ कर देख रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थियरी भी विकसित किया।
हाँ, ये विचार कि सभी भौतिक वस्तुएं परमाणु एटम से बनी हैं, ये तो आज की मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन है। यही स्कूल की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने समझाया कि कैसे परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर पदार्थ, मैटर बनाते हैं। और उसी से हर वो चीज बनती है जिसे हम छू या देख सकते हैं। सही कहा। इसी वजह से इस स्कूल को भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिकी, फिजिक्स की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो क्या वो मानते थे कि यूनिवर्स अपने आप एक मैकेनिकल प्रोसेस से बन गया, परमाणुओं के जुड़ने से? हाँ, उनका मानना था कि ब्रह्मांड का निर्माण एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ एटॉमिक थ्योरी और साइंटिफिक अप्रोच, और दूसरी तरफ ईश्वर में विश्वास। वो ईश्वर को एक मार्गदर्शक सिद्धांत, अ गाइडिंग प्रिंसिपल मानते थे। ये एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन उनके नजरिए से नहीं। समझाइए जरा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड भौतिक नियमों पर चलता है, ये सच है, लेकिन इन नियमों को बनाने वाला और पूरी प्रक्रिया को गाइड करने वाला ईश्वर है। अच्छा। मतलब ईश्वर ने सिस्टम बनाया और अब वो सिस्टम खुद चल रहा है, जैसे कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है। और फिर प्रोग्राम अपने आप चलता है। एग्जैक्टली। और इस सिस्टम में कर्म का नियम भी शामिल है। ये तो हर भारतीय घर की कहानी है। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। सही कहा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखा जा रहा है। और ये हिसाब कौन रखता है? उनका मानना था कि हमारे कर्मों में क्या पुण्य, मेरिट है, और क्या पाप, डीमेरिट, इसका फैसला ईश्वर करते हैं, और उसी के आधार पर इंसान को स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। और मोक्ष के बारे में उनका क्या कहना था? वो मोक्ष में भी विश्वास करते थे, लेकिन वो भी ईश्वर की इच्छा पर निर्भर था, मतलब होती थी। तो कुल मिला के आज हमने दो बहुत ही अलग लेकिन कहीं न कहीं जुड़े हुए दर्शनों को समझा। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ न्याय, जो सत्य तक पहुंचने के लिए दिमाग और तर्क को सबसे बड़ा हथियार मानता है, और दूसरी तरफ वैशेषिक, जो दुनिया की भौतिक सच्चाई को उसके सबसे छोटे कण, परमाणु से समझने की कोशिश करता है, जिसे भारत का पहला भौतिकी का स्कूल भी कहा जा सकता है। दोनों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक लॉजिक पर और दूसरा फिजिक्स पर आधारित होने के बावजूद दोनों ने अपने अपने सिस्टम में ईश्वर और कर्म को एक जरूरी जगह दी। और ये एक विचार छोड़ जाता है कि ये दर्शन केवल ब्रह्मांड क्या है ये नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि इसमें सही तरीके से कैसे जिया जाए। ज्ञान और कर्म को जोड़कर एक संपूर्ण जीवन दृष्टि देने की कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मीमांसा स्कूल पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। मीमांसा का मतलब ही है तर्क करने, व्याख्या करने और उसे लागू करने की कला। अच्छा। इसका पूरा फोकस वेदों के संहिता और ब्राह्मण हिस्सों पर है। अच्छा, तो ये फिलॉसफी मानती है कि वेद ही अंतिम सत्य हैं, मतलब एवरीथिंग इज इन द वेदास। बिल्कुल। उनका मानना है कि वेदों में शाश्वत सत्य है और वो एक तरह से ज्ञान का भंडार है। अगर किसी को धार्मिक पुण्य कमाना है, स्वर्ग जाना है या मोक्ष पाना है, तो उन्हें वेदों में बताए गए सभी कर्तव्यों को पूरा करना होगा। ये तो एक तरह से लाइफ का अल्टीमेट रूल बुक हो गया। इसे फॉलो करो एंड यू गेट सैल्वेशन। हाँ, लेकिन इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे? देखिए, सबसे पुराना टेक्स्ट तो जेमिनी का सूत्र है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ओके। और बाद में दो बहुत बड़े नाम आए, शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट, जिन्होंने इस दर्शन को और आगे बढ़ाया। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। सोस कहता है कि मोक्ष सिर्फ रस्में रिचुअल्स करने से नहीं मिलता, तो फिर कैसे? यही स्कूल की खासियत है। वो कहते थे कि रिचुअल्स के पीछे का तर्क और कारण समझना भी जरूरी है। अच्छा। सिर्फ मैकेनिकली कुछ भी कर देने से नहीं होगा। अगर मोक्ष पाना है तो रिचुअल्स को एकदम परफेक्टली करना होगा, और परफेक्शन तभी आएगा जब आप समझेंगे कि आप वो क्यों कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई बढ़िया शेफ सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं करता। बिल्कुल। उसे पता होता है कि कौन सा मसाला कब डालना है और क्यों। द व्हाई इज इम्पोर्टेंट, है ना? बिल्कुल सही। और इसी से व्यक्ति के कर्म तय होते थे, अच्छे या बुरे। अच्छे कर्मों से आप स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक आपके पुण्य कर्म टिकते हैं। मतलब स्वर्ग एक प्रीपेड मोबाइल प्लान जैसा है। जब तक अच्छे कर्मों का बैलेंस है तब तक कनेक्शन चालू है। हाँ। बैलेंस खत्म तो वापस धरती पर। हाँ, ये एनालॉजी काफी सही बैठती है। जीवन और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति नहीं मिलती। वो मुक्ति यानी ये अनएंडिंग साइकिल तोड़ना सिर्फ मोक्ष से ही संभव है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस फिलॉसफी का समाज पर क्या असर पड़ा? बिकॉज आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इसका सामाजिक असर बहुत गहरा था, क्योंकि ज्यादातर आम लोगों को ये जटिल रस्में समझ नहीं आती थी। सही।
तो उन्हें पुजारियों की मदद लेनी पड़ती थी। और इससे एक डिपेंडेंसी बन गई। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको ब्राह्मणों की जरूरत पड़ेगी। ठीक यही हुआ। इस दर्शन ने स्वाभाविक रूप से अलग अलग वर्गों के बीच की सामाजिक दूरी को लेजिटिमाइज कर दिया। अच्छा। ब्राह्मणों ने इसे लोगों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया और वे सामाजिक हायरार्की में सबसे ऊपर बने रहे। अब आते हैं वेदांत पर। वेद और अंत, मतलब वेदों का अंत या ही कंक्लूजन। ये स्कूल उपनिषदों में बताए गए जीवन दर्शन को मानता है। इसका सबसे पुराना ग्रंथ बादरायण का ब्रह्मसूत्र है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। और इसकी कोर फिलॉसफी क्या है, सिंपल शब्दों में? इसका कोर आइडिया है कि ब्रह्म ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। ओके। और बाकी सब कुछ अवास्तविक है, यानी माया। माया, अ बिट लाइक द मैट्रिक्स, कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वो एक इल्यूजन है। कुछ वैसा ही। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आत्मा यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस ब्रह्म के समान है। सो आत्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा, जैसे पानी की एक बूंद समंदर का हिस्सा होती है। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप ब्रह्म को समझ जाएगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अच्छा। ये तर्क आत्मा और ब्रह्म दोनों को अविनाशी और शाश्वत बना देता है। लेकिन सोर्स कहता है कि इसका एक सामाजिक प्रभाव भी था। हाँ, इसका एक सोशल इम्प्लीकेशन ये था कि सच्ची आध्यात्मिकता उस अपरिवर्तनीय सामाजिक और भौतिक स्थिति में भी निहित है जिसमें एक व्यक्ति पैदा होता है और रहता है। Here's where it gets really interesting. ये फिलॉसफी भी तो समय के साथ बदली होगी। हाँ, 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य के आने से इसमें बड़ा बदलाव आया। उन्होंने उपनिषदों और भगवद गीता पर कमेंट्रीज लिखी, जिससे अद्वैत वेदांत का विकास हुआ। ओके। फिर 12वीं शताब्दी में एक और बड़े दार्शनिक आए, रामानुज। और इन दोनों के विचारों में क्या फर्क था? देखिए, शंकराचार्य मानते थे कि ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब बिना किसी गुण के। जबकि रामानुज मानते थे कि ब्रह्म में गुण होते हैं, वो सगुणा है। और मोक्ष पाने के रास्ते को लेकर शंकराचार्य के लिए ज्ञान यानी जाना या ज्ञान ही मोक्ष पाने का मुख्य साधन था। राइट। वहीं रामानुज के लिए भक्ति और श्रद्धा का अभ्यास मोक्ष का मार्ग था। ये तो स्टूडेंट लाइफ जैसा हो गया। एक वो जो मानता है कि सब्जेक्ट को डीपली समझकर ही एग्जाम पास कर सकते हैं, वो शंकराचार्य का रास्ता हो गया। और दूसरा वो जिसे अपने टीचर पर पूरा भरोसा है और वो भक्ति भाव से उनकी हर बात मानता है, वो रामानुज का रास्ता। सही है ना? हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? कर्म के सिद्धांत पर इसका क्या असर हुआ? वेदांत ने कर्म के सिद्धांत को और बल दिया। वे पुनर्जन्म या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अच्छा। उनका तर्क था कि व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। ये विचार तो आज भी हमारे समाज में बहुत गहरा है। कर्मों का फल है, पिछले जन्म का कुछ होगा, ये सब हम सुनते रहते हैं। हाँ, यह दर्शन लोगों को यह तर्क करने की अनुमति देता है कि वे अपने वर्तमान जन्म में जो दुख झेल रहे हैं वो शायद अतीत के किसी बुरे काम का नतीजा है और इसका उपाय उनके साधनों से परे है, सिवाय अपने ब्रह्म को खोजने के। तो संक्षेप में मीमांसा वेदों के बाहरी कर्मकांड वाले हिस्से पर जोर देती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था और मजबूत हुई। और वेदांत वेदों के अंदरूनी दार्शनिक हिस्से पर, जिसमें आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की बात की गई है। हाँ। और जिसने कर्म और पुनर्जन्म के विचारों को लोकप्रिय बनाया। अंत में एक विचार सोर्स में बताया गया है कि वेदांत दर्शन के अनुसार आध्यात्मिकता व्यक्ति की अपरिवर्तनीय सामाजिक और भौतिक स्थिति में भी मिल सकती है। या एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का दर्शन व्यक्ति को अपनी स्थिति स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, या यह असमानता को एक तरह से आध्यात्मिक या कार्मिक मामला बताकर स्ट्रक्चरल चेंज की इच्छा को बाधित कर सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बौद्ध दर्शन यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर बात करते हैं। अक्सर जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो 2 तरह की इमेजेस दिमाग में आती हैं। हाँ, या तो एकदम शांत ध्यान में बैठे हुए मंक्स, या फिर ये सोच कि सब दुख है, सब मोह माया है। हमारे सोर्सेस को देखने पर एक सवाल उठता है, क्या ये दर्शन वाकई में पेसिमिस्टिक है, जो हमें दुनिया से भाग जाने को कहता है, या फिर ये आज की कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है? एग्जैक्टली। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हमें सीधे गौतम बुद्ध की कहानी में मिलता है। सोर्सेस बताते हैं कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। हाँ, सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सहूलियत थी। मतलब पिता ने पूरी कोशिश की कि उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाइयों से दूर रखा जाए।
लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा तो उनका पूरा वर्ल्ड व्यू हिल गया। ये कोई फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक गहरा एग्जिस्टेंशियल शॉक था। उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो लाइफ का नॉन नेगोशिएबल पार्ट है जिससे कोई नहीं बच सकता। और इसी शौक ने उन्हें वो करने पे मजबूर किया जो हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। 29 साल की उम्र में अपनी पत्नी, बच्चे, राजपाट, सब कुछ छोड़कर वो सच की तलाश में निकल पड़े। ये कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं था, ये एक रैडिकल एक्ट ऑफ रिबेलियन था, उस कंफर्ट जोन के खिलाफ जिसमें हम सब जीना चाहते हैं। बिल्कुल। और उनकी ये तलाश बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे खत्म हुई, जहां उन्हें ज्ञान मिला। और ज्ञान किसी चमत्कार की तरह नहीं था। नहीं, ये जीवन के फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद अगले 45 साल उन्होंने लोगों को यही समझाया कि दुख क्या है, क्यों है और इससे कैसे निकला जा सकता है। और ये सब उन्होंने घूम घूम कर लोगों की भाषा में उनकी जिंदगी के उदाहरण देकर समझाया। सही बात है। यहाँ एक दिलचस्प डिटेल है जिस पे सोर्सेज जोर देते हैं। बुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन रेडिकल टीचिंग्स को प्रिजर्व कैसे किया जाए। हाँ, तब राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल मैराथन था जहां उनके सबसे करीबी शिष्यों ने उनकी सारी यादों, सारी बातों को इकट्ठा किया। और यहीं पर पिटक या 3 टोकरियों का जन्म हुआ। पिटक, हाँ, और ये 3 टोकरियां 3 अलग अलग डायमेंशंस को कवर करती हैं। उपाली ने विनय पिटक संकलित किया। अच्छा, जो कम्युनिटी लिविंग का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, मंक्स के लिए नियम, डिसिप्लिन, संघ को चलाने का तरीका। ठीक है। आनंद, जो हमेशा बुद्ध के साथ रहे और जिनकी याददाश्त कमाल की थी, उन्होंने सुत्त पिटक बनाया। इसमें उनके उपदेश होंगे। बिल्कुल, इसमें बुद्ध के सारे उपदेश, उनकी बातें और कहानियां हैं। ये हार्ट ऑफ बुद्धिज्म है। और तीसरा? और महाकश्यप ने अभिधम्म पिटक तैयार किया, जो माइंड एंड रियलिटी का एक हाईली टेक्निकल साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। आज हमारी चर्चा का आधार सुत्त पिटक में दिया गया यही कोर दर्शन है। तो चलिए इसी दर्शन में उतरते हैं। बुद्ध का अप्रोच बहुत ही डायरेक्ट था। उन्होंने कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी पुरानी किताब में लिखी है या किसी गुरु ने कही है। उसे खुद अनुभव करो। अपनी तर्क की कसौटी पर कसो। और अपने अनुभव से उन्होंने जो 4 सबसे जरूरी सच खोजे, उन्हें ही 4 आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रूथ्स कहा गया। ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हाँ, मतलब बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या बीमारी ठीक हो सकती है, और अगर हाँ तो इलाज क्या है। ये कोई डिप्रेसिंग फिलॉसफी नहीं है। नहीं, ये एक होपफुल डायग्नोसिस है। तो पहला सत्य, जीवन में दुख है। सफरिंग इज अ रियल एंड यूनिवर्सल पार्ट ऑफ लाइफ। इसे दुख कहते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ बड़ा दर्द जैसे बीमारी या किसी अपने की मौत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध यहाँ लाइफ के सटल डिससैटिस्फैक्शंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक स्टूडेंट के लिए ये जेईई या यूपीएससी का प्रेशर है, दोस्तों के साथ कंपटीशन और मेरे मार्क्स कम क्यों आए वाली एंजाइटी। हाँ, एक नौकरी पेशा इंसान के लिए ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज, ईएमआई का बोझ और प्रमोशन ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन। घर में भी होता है। घर में ये सास बहू की छोटी छोटी नोक-झोंक हैं, पति पत्नी के बीच की अनकही उम्मीदें, बच्चों की जिद। आप बैंगलोर के ट्रैफिक में फंसे हैं, वो भी दुख है। हाँ, आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है, वो भी एक माइनर सफरिंग है। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहला कदम है डिनायल से बाहर आना। ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, लाइफ इज नॉट परफेक्ट एंड डिससैटिस्फैक्शन इज बेक्ड इनटू आवर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, दुख है, डिससैटिस्फैक्शन है, पर दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका कारण क्या है? कारण? बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य कहता है, दुख का कारण तृष्णा है, यानी डिजायर, क्रेविंग, अटैचमेंट। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्या हर डिजायर बुरी है? किसी की मदद करने की इच्छा या कुछ अच्छा बनाने की इच्छा, क्या वो भी दुख का कारण है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ सोर्सेस तृष्णा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है प्यास। प्यास। हाँ, ये वो कभी ना बुझने वाली प्यास है, और चाहिए वाली फीलिंग। ये 3 तरह की होती है। पहली, सेंसुअल प्लेजर्स की प्यास, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, एंटरटेनमेंट। ठीक है। दूसरी, एग्जिस्टेंस की प्यास, मैं हमेशा रहूं, मेरा नाम हो, मेरी लेगेसी हो। और तीसरी, नॉन एग्जिस्टेंस की प्यास,
जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है तो ये फीलिंग कि ये सब खत्म हो जाए। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत रेलेवेंट लगता है। हमारी पूरी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी इसी तृष्णा पर तो चलती है। बिल्कुल, नया फोन लॉन्च होते ही पुराने से मन भर जाता है। इंस्टाग्राम पर किसी की वेकेशन फोटोज देखकर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये एक एंडलेस ट्रेडमिल है। आप भागते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। और ये सिर्फ चीजों की क्रेविंग नहीं है। नहीं, ये वैलिडेशन की क्रेविंग भी है। मेरी फोटो पर कितने लाइक्स आए, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की या नहीं, ये अटैचमेंट भी है। जब हम कहते हैं मैं अपने बच्चों के बिना जी नहीं सकता या ये नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, हम अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज या इंसान पर निर्भर कर देते हैं। और क्योंकि हर चीज नॉन परमानेंट है, तो जब वो चीज बदलती है या चली जाती है तो दुख होना तय है। बुद्धा यही कह रहे हैं, प्रॉब्लम डिजायर में नहीं, प्रॉब्लम क्लिंगिंग और अटैचमेंट में है। तो अगर प्रॉब्लम अटैचमेंट है तो तीसरा आर्य सत्य उम्मीद की किरण दिखाता है। दुख का निरोध यानी इसका अंत संभव है। हाँ, सोर्सेस कहते हैं कि इस तृष्णा और अटैचमेंट को जड़ से मिटाकर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। ये सुनकर लगता है कि क्या हमें इमोशनलेस या डिटैच्ड हो जाना है? नहीं, ये एक आम मिसकंसेप्शन है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, जैसे एक दिया बुझ जाता है। अच्छा, यहाँ तृष्णा की आग के बुझने की बात हो रही है, इमोशंस की नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दें, बल्कि आपका प्यार पॉजेसिव नहीं होगा। बिल्कुल, आप सफलता को एंजॉय करेंगे पर उसके जाने से टूटेंगे नहीं। आप अपने परिवार के साथ रहेंगे पर उन पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये एक तरह की डीप मेंटल फ्रीडम है। हाँ, जहां आपकी खुशी बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर आकर बुद्धिस्ट फिलॉसफी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। सिर्फ प्रॉब्लम, कॉज और सोल्यूशन बताकर नहीं छोड़ा, नहीं, बल्कि एक पूरा स्टेप बाय स्टेप यूजर मैनुअल दिया है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग यानी 8-fold पाथ कहते हैं। ये कोई लिस्ट नहीं है जिसे एक के बाद एक टिक करना है। नहीं। हाँ, सोर्सेज इसे एक पहिए के 8 स्पोक्स की तरह देखते हैं, जहां हर स्पोक दूसरे को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन 8 रास्तों को 3 कोर जिम या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला विजडम का जिम, दूसरा एथिकल कंडक्ट का जिम और तीसरा मेंटल डिसिप्लिन का जिम। ये फ्रेमिंग बहुत हेल्पफुल है। ज्यादातर मॉडर्न सेल्फ हेल्प सिर्फ तीसरे जिम यानी माइंड ट्रेनिंग पर फोकस करता है। सही बात है, लेकिन बुद्ध का इंसाइट ये था कि बिना विजडम और एथिक्स की फाउंडेशन के मेंटल डिसिप्लिन रेत पर बने महल जैसा है। तो चलिए पहले जिम फॉर विजडम से शुरू करते हैं। इसमें 2 रास्ते हैं, सम्यक दृष्टि राइट विजन और सम्यक संकल्प राइट रिजॉल्व। राइट विजन का क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। मतलब बिना किसी फिल्टर के। हाँ, ये रियलिटी पर चढ़े हुए हमारे पर्सनल फिल्टर्स, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रह को हटाने जैसा है। इसका कोर है इम्पर्मनेंस को समझना। हर चीज बदल रही है। हाँ, आज जो सफलता है कल नहीं रहेगी, आज जो हेल्थ है वो हमेशा नहीं रहेगी। हमारा अपना सेल्फ भी कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। जब ये क्लैरिटी आती है तो हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। और जब एक बार ये क्लैरिटी आ जाती है तब आता है सम्यक संकल्प। राइट, रिजॉल्व यानी सही इरादा। हाँ, जब आपको पता चल जाता है कि अटैचमेंट से दुख होता है तो आप इसे छोड़ने का पक्का इरादा करते हैं। ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन जैसा नहीं है जो 2 हफ्ते में टूट जाए। नहीं, ये एक गहरा कमिटमेंट है। इसमें 3 चीजें शामिल हैं। त्याग का संकल्प मतलब क्रेविंग को छोड़ना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प मतलब गुडविल, और अहिंसा का संकल्प हार्मलेसनेस। हाँ, आप फैसला करते हैं कि मैं अपने विचारों और कर्मों से किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो फाउंडेशन बन गई विजडम और रिजॉल्व की। अब आते हैं दूसरे जिम पर, जिम फॉर एथिकल कंडक्ट। जिम फॉर एथिकल कंडक्ट। इसमें हमारे एक्शन और स्पीच आते हैं। सम्यक वाक राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत राइट कंडक्ट और सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड। राइट स्पीच सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये आज के दौर में शायद सबसे मुश्किल है। राइट स्पीच का मतलब सिर्फ गाली न देना नहीं है, इसके 4 रूल्स हैं। 4? हाँ, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो मतलब बैकबाइटिंग, कड़वे शब्द मत बोलो और फालतू की गपशप आइडल चैटर मत करो। अब इसे हमारे सोशल मीडिया वर्ल्ड में अप्लाई करके देखिए। बिल्कुल, व्हाट्सएप पर अनवेरिफाइड न्यूज़ फॉरवर्ड करना,
ट्विटर पे किसी को ट्रोल करना, ऑफिस में किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये सब रॉन्ग स्पीच है। तो एक कमेंट लिखने या मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले सोचना, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये दयालु है? ये राइट स्पीच की प्रैक्टिस है। इसके बाद है सम्यक कर्मांत। राइट कंडक्ट यानी सही कर्म। इसका मतलब है ऐसे कामों से दूर रहना जिनसे किसी भी जीव को हानि पहुंचे। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 5 चीजें आती हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट न करना, झूठ न बोलना, जो राइट स्पीच में भी है, और नशा न करना। हाँ, जो आपके माइंड को क्लाउड करे। ये एक बेसिक मोरल कंपस है जो एक स्टेबल सोसाइटी के लिए जरूरी है। और इस ग्रुप का तीसरा हिस्सा है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, जो मुझे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत चैलेंजिंग लगता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। इसका मतलब है कि अपनी रोजी रोटी ऐसे काम से कमाना जिससे दूसरों को या पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसे हथियारों का व्यापार, शराब बेचना, धोखाधड़ी। ये तो क्लियर एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसके ग्रे एरियाज भी हैं। क्या फास्ट फैशन इंडस्ट्री में काम करना राइट लाइवलीहुड है जहां वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है? या क्या एक ऐसी एड एजेंसी में काम करना राइट लाइवलीहुड है जो लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा करके प्रोडक्ट बेचती है? सही बात है। ये हमें खुद से ये मुश्किल सवाल पूछने को कहता है कि क्या मेरा काम दुनिया में अच्छाई बढ़ा रहा है या दुख? तो विजडम और एथिक्स की फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब हम तीसरे और आखिरी जिम पर आते हैं, जिम फॉर मेंटल डिसिप्लिन। जिम फॉर मेंटल डिसिप्लिन, यहीं पर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी चीजें आती हैं। इसका पहला रास्ता है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। व्यायाम का मतलब यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एक्सरसाइज है। इसके 4 हिस्से हैं। ओके। पहला, जो बुरे विचार मन में नहीं हैं उन्हें आने से रोकना। दूसरा, जो बुरे विचार आ गए हैं उन्हें बाहर निकालना। तीसरा, जो अच्छे विचार मन में नहीं हैं उन्हें पैदा करना। और चौथा, जो अच्छे विचार आ गए हैं उन्हें बनाए रखना और बढ़ाना। ये अपने मन के बगीचे का माली बनने जैसा है। बिल्कुल। आपको लगातार खरपतवार मतलब नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उखाड़ना है और अच्छे पौधों मतलब पॉजिटिव थॉट्स को पानी देना है। इट्स अ वेरी एक्टिव एंड कांस्टेंट प्रोसेस। और इसी से जुड़ा है 7वां रास्ता, सम्यक स्मृति, राइट। माइंडफुलनेस। आज ये शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है। हाँ, लेकिन बुद्धिज्म में इसका मतलब सिर्फ 10 मिनट आंख बंद करके बैठना नहीं है। राइट माइंडफुलनेस का मतलब है मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, हर पल जागरूक रहना। हाँ, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक रहना। गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही है, बस उसे ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना। अपने थॉट्स के प्रति भी जागरूक रहना। बिल्कुल, कि मन में क्या चल रहा है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप ऑटोमेटिक पायलट पर नहीं जीते। आप अपनी गुस्से और क्रेविंग के बीच एक पॉज ला पाते हैं। मतलब रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। एग्जैक्टली। और इस पूरे रास्ते का कल्मिनेशन 8वां और आखिरी रास्ता है सम्यक समाधि। राइट, कंसंट्रेशन। सही कहा। जब आप पहले 7 रास्तों पर चलते हैं, आपकी विजन क्लियर है, कंडक्ट एथिकल है, आप राइट एफर्ट और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका मन वो नेचुरली शांत और फोकस्ड हो जाता है। और यही राइट कंसंट्रेशन है। हाँ, ये वो फ्लो स्टेट है जिसकी बात मॉडर्न साइकोलॉजी करती है, जहां मन बिना भटके एक चीज पर टिका रहता है। इस डीप कंसंट्रेशन में ही असली इंसाइट और पीस का अनुभव होता है। और यही निर्वाण का द्वार है। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो बौद्ध दर्शन दुख की पहचान से शुरू होकर उसके साइकोलॉजिकल कारण को समझकर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल रास्ते के जरिए उसके समाधान तक पहुंचता है। ये किसी भगवान या पूजा पाठ पर नहीं, बल्कि सेल्फ एफर्ट, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देता है। ये मन का विज्ञान है। बिल्कुल। और ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर लाता है कि क्या ये पेसिमिस्टिक है? नहीं, उससे भी आगे। अगर हर कोई अपनी इच्छाओं को खत्म करने के इस रास्ते पर चल पड़े तो क्या दुनिया में तरक्की, एम्बिशन और इनोवेशन के लिए कोई जगह बचेगी? अच्छा। अगर कोई बेटर फोन, बेटर सोसाइटी या बेटर लाइफ की इच्छा ही नहीं करेगा तो ह्यूमन प्रोग्रेस का क्या होगा? सोर्सेज इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन ये एक टेंशन है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। कंटेंटमेंट और प्रोग्रेस के बीच सही बैलेंस क्या है? क्या एक इच्छा रहित दुनिया वाकई एक बेहतर दुनिया होगी? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैन दर्शन पर चर्चा करते हैं। तो जैन दर्शन, इसकी शुरुआत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी। जी। कुल 24 तीर्थंकर हुए और ऐसा माना जाता है कि आदिनाथ ही जैन दर्शन का
मतलब मूल स्रोत थे। हाँ, और बाद में अरिष्टनेमी और अजितनाथ जैसे दूसरे तीर्थंकरों ने भी इसे फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध दर्शन की तरह जैन दर्शन भी मोक्ष या सैल्वेशन पाने के लिए वेदों को प्राइमरी सोर्स नहीं मानता। अच्छा। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी बात थी। बिल्कुल। उनका फोकस बाहरी रिचुअल्स पर नहीं बल्कि अंदरूनी डिसिप्लिन पर था। एग्जैक्टली। उनका कहना था कि इंसान दुखों से घिरा हुआ है। मतलब ये तो आज भी 100% ट्रू है ना? बिल्कुल है। स्टूडेंट लाइफ का प्रेशर, जॉब की टेंशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सब तरफ दुख ही दुख है। सही बात है। और उनका सोल्यूशन क्या था? अपने मन को कंट्रोल करो और अपने कंडक्ट यानी आचरण को रेगुलेट करो। हाँ, और इसके लिए उन्होंने एक रास्ता बताया जिसे त्रिरत्न भी कहते हैं। त्रिरत्न। पहला, सही धारणा, राइट परसेप्शन। दूसरा, सही ज्ञान, राइट नॉलेज। और तीसरा, सही आचरण, राइट कंडक्ट। उनका मानना था कि अगर कोई इन तीनों को एक साथ प्रैक्टिस करे तो वो मोक्ष के रास्ते पर चल सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। जी। सुनने में तो ये सेल्फ हेल्प बुक के चैप्टर टाइटल्स जैसे लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। है ना? हाँ। राइट परसेप्शन का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी बायस या अटैचमेंट के। जैसे सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल रहा है तो बस भीड़ के साथ बहने जाना, बल्कि रुककर सोचना कि सच क्या है। ऑब्जेक्टिविटी रखना। एग्जैक्टली। और राइट नॉलेज, ये गूगल सर्च वाला ज्ञान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड की और खुद की असली प्रकृति को समझना है। अच्छा। ये जानना कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है। और राइट कंडक्ट इन्हीं दोनों पर बेस्ड है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। एग्जैक्टली। जब आपको सही ज्ञान और सही धारणा हो जाती है तो आपका आचरण अपने आप सही हो जाता है। और इसी कंडक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आता है, ब्रह्मचर्य। हाँ। सेलिबसी। जैन दर्शन के अनुसार जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है। जी। ये आज के जमाने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है। हाँ, पर यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकल सेलिबसी नहीं है। अच्छा। इसका एक बड़ा मतलब है अपनी सभी इंद्रियों यानी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल रखना। ओके। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपकी डिजायर्स को भड़काती है, उन सब से खुद को दूर रखना। ये वैसा ही है जैसे कोई एग्जाम की तैयारी के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेता है। बिल्कुल सही। फोकस बनाने के लिए। हाँ, सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ओके। अब आते हैं जैन फिलॉसफी के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर। इन्होंने पूरे यूनिवर्स को 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स में बांटा है। ये एक तरह से यूनिवर्स को समझने का उनका फ्रेमवर्क है। सही कहा। ये 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आसरव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। चलिए एक एक करके समझते हैं। जीव तो सिंपल है, लिविंग थिंग्स। हाँ। हम, आप, जानवर, पेड़ पौधे, सब। जी। और अजीव मतलब नॉन लिविंग, जैसे ये माइक, ये कमरा, हवा। बिल्कुल। अब आते हैं असली प्रोसेस पर, आसरव। आसरव। इसे ऐसे समझिए कि हमारी आत्मा एक साफ कमरे की तरह है। ओके। आसरव वो दरवाजा है जिससे कर्म की धूल मतलब कार्मिक पार्टिकल्स अंदर आती है। अच्छा। जब भी हम गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, ये दरवाजा खुल जाता है। और बंधा का मतलब हुआ कि वो धूल आत्मा पर चिपक गई। हाँ, वो जो गिल्टी फीलिंग आती है ना कुछ गलत करने के बाद, शायद वही बंधा है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर आता है संवर, यानी उस दरवाजे को बंद करना। सेल्फ कंट्रोल से, माइंडफुलनेस से। हाँ। जब आप गुस्से को रोक लेते हैं तो आप कर्म की धूल को अंदर आने से रोक रहे हैं। और जो धूल पहले से अंदर है उसका क्या? उसके लिए है निर्जरा, यानी उस जमी हुई धूल को साफ करना, तपस्या से, ध्यान से, अच्छे कर्मों से। ओके। और जब सारी धूल साफ हो जाती है, आत्मा अपनी प्योर फॉर्म में आ जाती है, तो उसे कहते हैं मोक्ष। द अल्टीमेट लिबरेशन। सोर्सेज में 2 तरह के एग्जिस्टेंस की बात भी है, एक आस्तिकाया और दूसरा अनस्तिकिया। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, पर कॉन्सेप्ट सीधा है। अस्तिकाय वो हर चीज है जिसका कोई फिजिकल शेप है, जो जगह घेरती है। जैसे हमारा शरीर, एक किताब, एक पत्थर। सोर्सेज में लिखा है इट कैन एम्ब्रेस एंड एनवेलप अ पर्सन। और अनस्तिकाय जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है। एग्जाम्पल दिया है समय, टाइम। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप समय को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर वो है। बिल्कुल, और हर चीज को अफेक्ट करता है।
हमारे विचार, भावनाएं, ये भी अनस्तिकाय की कैटेगरी में आ सकती हैं। अच्छा, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, पर उनका अस्तित्व है। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जैन दर्शन कहता है कि हर चीज में एक पदार्थ होता है जिसे धर्म कहा गया है, और उसके कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स। जी। और मजेदार बात यह है कि पदार्थ इटर्नल और अनचेंजेबल है, पर उसके गुण हमेशा बदलते रहते हैं। ये जैन मेटाफिजिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है। इसे सोर्स में दिए गए उदाहरण से समझते हैं। बताइए। आत्मा, सोल का सब्सटेंस है चेतना, कॉन्शियसनेस। ओके। ये चेतना हमेशा रहती है, वो कभी नहीं बदलती। लेकिन आत्मा के गुण यानी एट्रीब्यूट्स बदलते रहते हैं। हाँ, जैसे हमारा मूड, कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी गुस्से में। बिल्कुल। ये सब बदलते हुए गुण हैं, पर इन सब के पीछे जो चेतना है वो कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। एक और उदाहरण लेते हैं, पानी। पानी का सब्सटेंस है H2O। ये कभी नहीं बदलता। ठीक है। लेकिन उसके गुण बदल सकते हैं। वो सॉलिड मतलब बर्फ हो सकता है, लिक्विड पानी हो सकता है, या गैस भाप हो सकता है। फॉर्म बदल रहा है, गुण बदल रहे हैं, पर सब्सटेंस वही है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि हमें खुद को इन बदलते हुए गुणों से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। यही तो पॉइंट है। मैं गुस्से वाला या खुश इंसान नहीं हूं, ये तो बस टेम्परेरी मूड्स हैं। हाँ, मेरा असली सब्सटेंस तो वो अनचेंजेबल कॉन्शियसनेस है। यही समझना मोक्ष की तरफ एक बड़ा कदम है। कैसे? जब कोई ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, बल्कि वो शुद्ध चेतना है, तो वो कर्म के बंधन से धीरे धीरे आजाद होने लगता है। अच्छा। वो जीवन के उतार चढ़ाव को एक साक्षी भाव से अ विटनेस की तरह देख पाता है। ये तो सच में काफी गहरा विश्लेषण है। पदार्थ और गुण के इस फर्क को अगर असल जिंदगी में उतार लिया जाए तो शायद आदि परेशानियां ही खत्म हो जाए। निसंदेह ये पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चारवाक स्कूल, मतलब चारवाका स्कूल जी पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और ये भारतीय दर्शन की शायद सबसे दिलचस्प, सबसे कंट्रोवर्शियल और ईमानदारी से कहूं तो सबसे मिसअंडरस्टूड विचारधाराओं में से एक है। मिसअंडरस्टूड तो होगी। हाँ, इसकी नींव बृहस्पति ने रखी थी, और ये इतना पुराना है कि इसका जिक्र वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद तक में मिलता है। अच्छा। तो ये कोई मॉडर्न रिबेलियस आइडिया नहीं है जो कल परसों आया हो, बल्कि ये हमारी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का एक बहुत पुराना और जरूरी हिस्सा है। मतलब ये कोई नई आधुनिक सोच नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों में ही मौजूद है। बिल्कुल। सोचकर ये हैरानी होती है कि जिस कल्चर में त्याग, वैराग्य और अगले जन्म को सुधारने पर इतना जोर दिया जाता है, उसी में एक ऐसी धारा भी बह रही थी जो कह रही थी ये सब छोड़ो, इसी पल में जियो। सैल्वेशन पाने का एक मटेरियलिस्टिक नजरिया था। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? मोक्ष और भौतिकवाद, ये तो तेल और पानी जैसे लगते हैं। यही तो इसकी खासियत है, यही इसका सबसे रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। देखिए, चारवाक स्कूल ने मोक्ष की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। कैसे? उन्होंने कहा कि असली मोक्ष मरने के बाद किसी स्वर्ग में नहीं है, बल्कि इसी जीवन में है, इसी दुनिया के सुखों में। वो कहते थे कि मोक्ष कोई बादलों के ऊपर की स्टेट नहीं है जिसे मरने के बाद पाया जाए। मोक्ष यही है, अभी है। अच्छा खाना, दोस्तों के साथ हंसना, ज्ञान हासिल करना, जिंदगी के प्लेजर्स को एंजॉय करना। अच्छा। इसी वजह से, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा में उनकी समझ की बात करता था, इसे लोकायत भी कहा जाने लगा। लोकायत मतलब लोगों से निकला हुआ, जो आम जन, आम लोग के लिए हो। ये तो बहुत डेमोक्रेटिक साउंड करता है। बिल्कुल। फिलॉसफी को मंदिरों और आश्रमों से निकालकर सड़क पर, बाजार में ले आना। हाँ, एक मतलब तो ये है, और दूसरा ज्यादा गहरा मतलब है लोक, यानी इस भौतिक संसार से गहरा लगाव, a keen attachment to the physical and material world। उनका साफ कहना था कि इस दुनिया के पार कोई और दुनिया नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई आत्मा नहीं जो शरीर के बाद बच जाती हो। जो कुछ है यही है, मृत्यु के बाद सब खत्म, द गेम इज ओवर। और यहाँ तक कि कोई दिव्य शक्ति, कोई सुपरनैचुरल या डिवाइन एजेंट भी नहीं जो हमारे कर्मों को नियंत्रित करे। नहीं। ये तो उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात रही होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऊपर बैठकर हिसाब नहीं लिख रहा है, कोई कॉस्मिक सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कोई खाता नहीं बन रहा। बिल्कुल। उन्होंने ईश्वर और ब्रह्म के अस्तित्व को ही नकार दिया, मोक्ष की जरूरत को भी खारिज कर दिया। उनका लॉजिक बहुत सिंपल
और पावरफुल था। क्या लॉजिक था? उनका मानना था कि सच केवल वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं। इसे फिलॉसफी में प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन कहते हैं। राइट, प्रत्यक्ष। बाकी सब कल्पना है, मन का वहम है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक ये सब इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इन्हें डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। चलिए, इनके मुख्य शिक्षाओं, मेन टीचिंग्स को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे धमाकेदार पॉइंट, उन्होंने ईश्वर और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधियों यानी पुरोहित वर्ग, प्रीस्टली क्लास का विरोध किया। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये तो सीधे सीधे उस समय के सोशियो इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर पर हमला था। एग्जैक्टली। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये पावर की लड़ाई थी। उनका तर्क बहुत सीधा और चुभने वाला था। क्या कहते थे वो? वो कहते थे कि ब्राह्मण झूठे और जटिल कर्मकांड, फॉल्स रिचुअल्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने अनुयायियों से दक्षिणा, गिफ्ट्स ले सकें। अच्छा। वो इन रिचुअल्स को बुद्धिहीनों के लिए पेट पालने का साधन कहते थे। उनका कहना था कि ये जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ये जो मुश्किल पूजा पाठ हैं, ये सब लोगों में डर पैदा करने और उस डर से अपनी दुकान चलाने का तरीका है। ये तो समाज की एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी को ओपन चैलेंज था। बहुत बड़ा। इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले धोखे पर सवाल उठाने जैसा है। जैसे कोई कह रहा हो ये सब पूजा पाठ बस पैसे ऐंठने का तरीका है। बिल्कुल। आज भी हम ये बातें सुनते हैं, लेकिन ये सोचना कि हजारों साल पहले कोई इतने तर्क के साथ बिना किसी डर के ये बात कह रहा था, ये अपने आप में कमाल है। सही बात है। इसका मतलब ये भी है कि उस समाज में ऐसी आवाजों के लिए भी जगह थी, उन्हें सुना जाता था, भले ही उनसे असहमति हो। बिल्कुल। और उनका दूसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा है। वे कहते थे कि सभी गतिविधियों का केंद्र मनुष्य है। मैन इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान। और अगर इंसान ही केंद्र में है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनका जवाब था सुख। सुख? जब तक जियो सुख से जियो, दुनिया की हर चीज का उपभोग करो और इंद्रिय सुख, सेंसुअल प्लेजर में लिप्त रहो। यहाँ पर उनका प्रसिद्ध सिद्धांत आता है, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। ये तो आज की योलो, यू ओनली लिव वंस जनरेशन का फिलॉसफी लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक टेंशन भी है। आज की जो माइंडफुलनेस और लिव इन द मोमेंट वाली बात है, वो कहती है कि पल में जियो लेकिन बिना आसक्ति के, विदाउट अटैचमेंट। चारवाक तो फुल ऑन अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। वो प्लेजर और पेन को कैसे रिकंसाइल करते थे? क्योंकि प्लेजर के पीछे भागने में तो पेन भी मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। उनका तर्क था कि हमें भविष्य के काल्पनिक दुख के डर से आज के यथार्थ सुख को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। वो एक एनोलॉजी देते थे कि क्या कोई किसान इस डर से खेती करना छोड़ देता है कि शायद जंगली जानवर फसल खा जाएंगे? नहीं। वो कहते थे कि मछली में कांटे होते हैं तो क्या हम मछली खाना छोड़ देते? नहीं, हम सावधानी से कांटे निकालकर मछली का आनंद लेते हैं। सही बात है। उसी तरह जीवन में सुख के साथ दुख जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दुख के डर से सुख भोगना ही छोड़ दें। मृत्यु ही मनुष्य का अंत है, इसलिए जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव केवल सुख भोगना होना चाहिए। ये तो भारतीय समाज की उस सोच के एकदम विपरीत है, जहां त्याग, तपस्या और अगले जन्म को सुधारने पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल। हमारी तो पूरी परवरिश इस बात पर होती है कि अभी मेहनत कर लो, बाद में सुख मिलेगा। एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ इसी पर निकल जाती है, अभी पढ़ लो, बाद में कैरियर सेट हो जाएगा। हाँ, फिर नौकरी लगने पे होता है, अभी पैसे बचा लो, रिटायरमेंट के बाद आराम करना। एग्जैक्टली। तो चारवाक तो इस पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन को ही तोड़ रहे हैं। वो इसे तोड़ नहीं रहे, वो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। यहीं पर उनकी सबसे प्रसिद्ध और कंट्रोवर्शियल सूक्ति आती है। कौन सी? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका मतलब? इसका मतलब है जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े, क्योंकि एक बार जब ये शरीर राख हो जाएगा तो वापस कहां से आएगा। ये उस समय के सामाजिक धार्मिक ताने बाने पर एक सीधा प्रहार था, जो बचत, संयम और भविष्य के लिए त्याग पर जोर देता था। कर्ज लेकर घी पीना
आज के फाइनेंशियल प्लानिंग के जमाने में तो ये सुनने में ही ब्लास्फेमी लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है। अगर कल है ही नहीं, अगर कोई बाद में नहीं है, तो आज को क्यों सैक्रिफाइस करें? सही। तो अगर वो इतने ज्यादा भौतिकवादी थे तो जाहिर है उनका ब्रह्मांड को देखने का नजरिया भी उतना ही फिजिकल होगा। इसी से हम उनके 5 तत्वों वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जहां उन्होंने एक को मानने से इनकार कर दिया था। सही। वे आकाश, ईथर को 5 जरूरी तत्वों में से एक नहीं मानते थे। क्यों? उनका तर्क फिर वही था, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन। क्योंकि आकाश को इंद्रियों से सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है। आप पृथ्वी को छू सकते हैं, पानी को पी सकते हैं, आग को महसूस कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आकाश, वो तो बस एक खाली जगह है, एन एब्सेंस ऑफ थिंग्स। उसे डायरेक्टली परसीव नहीं किया जा सकता। सही। इसलिए उनके लिए ब्रह्मांड केवल 4 तत्वों से बना है: अग्नि, फायर, पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर और वायु। तो फिर इस लॉजिक से चेतना यानी कॉन्शियसनेस का क्या? वो तो इन 4 तत्वों से नहीं बनी, उसे तो हम देख या छू नहीं सकते। क्या वो उसे भी नहीं मानते थे? यहाँ उनका तर्क और भी फैसिनेटिंग हो जाता है। बिल्कुल, यही उनका मानना था कि चेतना भी इन्हीं 4 तत्वों का एक बाई प्रोडक्ट है। अच्छा। कैसे? वे कहते थे कि जिस तरह पान, सुपारी, चूना और कत्था, इन सबको अलग अलग खाने पर मुंह लाल नहीं होता, लेकिन जब इन्हें एक साथ चबाया जाता है तो एक नया गुण, लाली, पैदा हो जाता है। सही बात है। उसी तरह इन 4 तत्वों के एक खास कॉम्बिनेशन से शरीर में चेतना पैदा होती है। कॉन्शियसनेस इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। और जैसे ही शरीर मरता है, ये कॉम्बिनेशन टूट जाता है और चेतना खत्म हो जाती है। आत्मा जैसी कोई अलग चीज नहीं है जो शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। वाह, ये तो मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बहुत करीब है, जो कॉन्शियसनेस को ब्रेन की कॉम्प्लेक्स केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का नतीजा मानता है। बिल्कुल। तो जाहिर है इस तरह की भौतिकवादी विचारधाराओं का विरोध भी हुआ होगा। जब आप एस्टैब्लिशमेंट के हर पिलर, भगवान, धर्म, पुरोहित, परलोक, आत्मा, सब पर सवाल उठाएंगे तो जबरदस्त बैकलैश तो हो गई। बहुत ज्यादा। जब भौतिकवादी दर्शन हावी होने लगे तो आदर्शवादी दार्शनिकों, आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने चार्वाक द्वारा बताए गए भोग विलास की निंदा की और लोगों को मोक्ष के लिए ईश्वर और कर्मकांड का रास्ता अपनाने की सलाह दी। उन्होंने चार्वाक दर्शन को बहुत निम्न स्तर का, ग्रॉस और जानवरों जैसा बताया। अच्छा। उनका मुख्य तर्क था कि अगर सुख ही अंतिम लक्ष्य है तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? जानवर भी तो सुख के लिए ही जीते हैं। एक तरह से भारत की 2 सबसे बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई, एक जो कहती है ये दुनिया ही सब कुछ है और दूसरी जो कहती है ये दुनिया माया है। बिल्कुल। एक कहती है जो दिख रहा है वही सच है, दूसरी कहती है जो दिख रहा है वो भ्रम है। लेकिन आलोचकों के पास सिर्फ ये जानवरों जैसा है कहने के अलावा भी कोई सॉलिड फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट था। हाँ, और वो आर्गुमेंट ज्यादा गहरा था। उन्होंने चार्वाक के ही हथियार, प्रत्यक्ष, को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अच्छा, वो कैसे? आलोचकों ने कहा, ठीक है, मान लिया कि डायरेक्ट परसेप्शन ही ज्ञान का एकमात्र सोर्स है, तो फिर आप इन्फरेंस या अनुमान को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अनुमान? जैसे हम दूर पहाड़ पर धुआं देखकर आग का अनुमान लगाते हैं। हमने आग को डायरेक्टली नहीं देखा, सिर्फ धुएं को देखा। चार्वाक इस अनुमान को ज्ञान का वैलिड सोर्स नहीं मानते थे। लेकिन बिना अनुमान के तो दुनिया चल ही नहीं सकती। हमारा पूरा साइंस, हमारी डे टू डे लाइफ अनुमान पर ही तो चलती है। बिल्कुल। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि वो हमारी भाषा समझ रहा है। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि वो टूटेगी नहीं। एग्जैक्टली। अगर चार्वाक अनुमान को ही नहीं मानेंगे तो उनकी फिलॉसफी तो अपने आप में ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। प्रिसाइसली। आलोचकों ने यही कहा कि चार्वाक का रिजिड मटीरियलिज्म in its own way is as limiting as the dogma it sought to replace. अगर आप सिर्फ वही मानेंगे जो आप देख सकते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे न्याय, प्रेम, कर्तव्य, समाज, कानून, इन सबको कैसे मानेंगे? सही बात है। इन्हें तो देखा या छुआ नहीं जा सकता, तो क्या इनका कोई अस्तित्व नहीं है? इस लॉजिक से तो एक फंक्शनल सोसाइटी बनाना ही नामुमकिन है। और एक और बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो ये है कि हमें चार्वाक के बारे में ज्यादातर जानकारी उनके विरोधियों के ग्रंथों से मिलती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब हम दुश्मन के वर्जन से कहानी समझ रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने चार्वाक के आर्ग्यूमेंट्स को जानबूझकर एक स्ट्रॉमैन की तरह पेश किया हो ताकि उसे आसानी से काटा जा सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुख की बात यह है कि चार्वाक का ओरिजिनल लिटरेचर ज्यादातर नष्ट हो गया या कर दिया गया। हमें उनके विचार सर्वदर्शन संग्रह जैसे ग्रंथों में मिलते हैं
जहां पहले चारवाक के पक्ष को रखा गया है और फिर उसे रिफ्यूट किया गया है। अच्छा। तो ये संभव है कि कर्ज लेकर घी पियो वाली बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया हो। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शायद उनका मतलब रिफाइंड प्लेजर्स से था, जैसे ज्ञान, दोस्ती, कला, न कि सिर्फ ग्रॉस सेंशुअल प्लेजर्स से। लेकिन क्योंकि हमारे पास उनके ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो एक तरह से चारवाक हमें एक अधूरा सच बताते हैं जिसे उनके विरोधियों ने और भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बिल्कुल। लेकिन उनका जो कोर मैसेज है, तर्क करो, सवाल पूछो, देखी सुनी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। एब्सोल्युटली। चारवाक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है, ए स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। वो हर बिलीफ को एविडेंस और डायरेक्ट एक्सपीरियंस की कसौटी पर कसने को कहते थे। ये लेगेसी आज भी भारतीय मानस का एक हिस्सा है, भले ही हम उसे चारवाक का नाम न दें। सही है। जब भी कोई बच्चा अपने बड़ों से ऐसा क्यों होता है पूछता है, जब भी कोई अंधविश्वास पर सवाल उठाता है, जब भी कोई अथॉरिटी को चैलेंज करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं चारवाक की स्पिरिट जिंदा होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि पुराना भारत बस एक ही तरह से सोचता था, एक मोनोलिथिक स्पिरिचुअल एंटिटी था। हाँ। लेकिन चारवाक का एग्जिस्टेंस ही इस बात का सबूत है कि यहाँ एक बहुत मजबूत, स्केप्टिकल और रैशनलिस्ट ट्रेडिशन भी थी। वो हमें याद दिलाते हैं कि सवाल पूछना हमारी परंपरा का हिस्सा है, कोई बाहरी विचार नहीं। सही कहा। और ये बहस बहुत लंबी चली, दोनों ही विचारधाराएं विकसित होती रहीं और आने वाले दशकों में इन सिद्धांतों पर कई और ग्रंथ लिखे गए। ये दिखाता है कि भारत में फिलॉसफी कोई डेड सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग डिबेट थी जो सदियों तक चली। तो भले ही उनके ओरिजिनल टेक्स्ट्स खो गए हों, चारवाक स्कूल हमें एक बहुत पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट देता है। अगर हमें अपना मॉरल कंपस बिना किसी डिवाइन रूल बुक के, बिना स्वर्ग के लालच या नर्क के डर के, सिर्फ इसी दुनिया, इसी जीवन और इंसानी अनुभव के आधार पर बनाना हो, तो वो कैसा दिखेगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया के चैप्टर 14 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।